तो यहां से हम यह समझ सकते हैं कि चंद्र हमारा खराब हो गया है, फल खराब प्राप्त हो रहे हैं। और यह किन परिस्थितियों में होता है? जब चंद्र अशुभ हो, यानी कि अमावस्या के आसपास का चंद्र हो, आपका जन्म अमावस्या के आसपास हो तो अशुभ चंद्र है। यदि चंद्र पीड़ित अवस्था में आपकी कुंडली में हो तो पीड़ित है। यदि चंद्र आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से अन्य परिस्थितियों में फंस गया हो तो आपके जीवन में चंद्र के खराब होने की हम बात कर सकते हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के इस वीडियो में मैं आपका ज्योतिष मित्र राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने का कारण बहुत सामान्य है। हम ज्योतिष शास्त्र को उन लोगों के हाथों से निकालना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं जो इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं, जो लोगों को बहकाकर, डराकर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, भले ही जातक का कुछ भी नुकसान हो जाए। तो ऐसी बातों से आप लोग बचे रहें, इसीलिए हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। वरना हमारा यहाँ YouTube पर आने का ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन हमने देखा कि लोग इस विधा में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बता रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। तो आप डर से बाहर निकले आए, इसीलिए हम ज्ञान को गहराई से खोद कर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। हमारी जो श्रृंखला चल रही है ग्रहों के उपाय, इसमें हम पूर्व में सूर्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं और चंद्र को हम बिना कुंडली के कैसे समझें अपने जीवन में, इस बारे में भी हमने इससे पूर्व के वीडियो में चर्चा की है। तो वह सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। और यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, समझ में आती है और आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं सटीकता के नजदीक हैं, गहराई को छू रहे हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके और वीडियो को पूरा देखें। वर्तमान में हम चंद्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में यह समझ लिया था कि यदि किसी जातक के पास उसकी कुंडली नहीं है तो वह किस प्रकार समझ सकता है कि उसके जीवन में चंद्र के खराब फल प्राप्त हो रहे हैं। आज हम यह समझेंगे कि कुंडली में वह कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण से चंद्र खराब फल देते हैं। सूर्य आत्मा है, चंद्र मन है। यह हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो मन के उतार चढ़ाव हैं, जो मन के अंदर की बातें हैं, वह चंद्र से पता चलती है। चंद्र आपका किस प्रकार का है तो आपका मन किस प्रकार का है, कोमल है, भावुक है, स्थिर है, या उसके अंदर उतार चढ़ाव चलते हैं, या विचलित होता है, परेशानियां किस प्रकार की हैं, वह सब आप कुंडली से समझ सकते हैं। और आप यकीन जानिए कि जब आप कुंडली में इन बातों को समझ जाएंगे तो आपको अपनी परेशानियां भी समझ में आने लगेंगी। आप अपनी परेशानियों को उससे जोड़कर देखिए, आपको समझ में आएगा कि हाँ, वाकई मेरा चंद्र खराब दिखाई दे रहा है, मेरे जीवन में यह परेशानियां मुझे दिख रही हैं। तदुपरांत आप उपाय करिए। यदि कुंडली में चंद्र खराब है तो आप समझे, सबसे पहली स्थिति जब चंद्र अशुभ होता है, तो कुंडली में चंद्र यदि अशुभ है, सबसे पहली स्थिति है ये। अशुभ का मतलब है जब जातक का जन्म अमावस्या के आसपास होता हो, यानी चंद्र सूर्य के आसपास ही दिखाई दे रहा है, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि यह अशुभ चंद्र है। सूर्य के 4 घर इधर, 4 घर इधर। अगर हम उसको 360 डिग्री में डिवाइड करें तो जहां 180 डिग्री बनता है, यानी 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, उसके बाद चंद्र जब आता है पूर्णिमा की ओर, वहां शुभ चंद्र कहलाता है, जिसे हम पक्ष बल भी कहते हैं, पक्ष बली चंद्रमा। तो
यहां हम चंद्र की अशुभता को समझें। यदि आपकी कुंडली में चंद्र अशुभ है, यानी आपका जन्म अमावस्या के आसपास का है, तो चंद्र अशुभ है, तो चंद्र कमजोर निर्बल माना जाएगा। तो वहां आपको चंद्र से संबंधित खराब फल प्राप्त हो सकते हैं। अब कितने खराब फल प्राप्त होंगे यह कुंडली के अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है कि चंद्र पर पड़ने वाली दृष्टियां कौन सी हैं, युतियां क्या हैं। दूसरी परिस्थिति होती है चंद्र की, यदि चंद्र नीच राशि में यानी कि वृश्चिक राशि में हो, यदि परम नीचांश पर है तब तो वह निर्बल है ही, बहुत अधिक मात्रा में पीड़ित माना जाएगा। लेकिन यदि सिर्फ नीच राशि में है और नीचांश से बहुत दूर है, पीड़ाएं तो तब भी होंगी, क्योंकि वृश्चिक राशि के अंदर चंद्र नीच का कहलाता है, और जब नीच हम किसी ग्रह को कहते हैं तो ग्रह से संबंधित पीड़ाएं बढ़ जाती हैं। नीच उच्च का यहां मतलब यह नहीं है नीचता या उच्चता उस प्रकार की जो हम समाज में देखते हैं। यहां ग्रह के बल की बात होती है। ग्रह यहां कमजोर हो जाता है, और जब कमजोर हो जाता है तो उससे संबंधित फल अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं। जिन अच्छे फलों की उम्मीद करते हैं वह फल हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो हम ग्रह नीच का मानकर इन बातों को समझ सकते हैं कि उसमें खराब फल ही प्राप्त होंगे। अब यदि चंद्र दो स्थान में स्थित हो, छठे, आठवें, 12वें में गया हुआ हो, तो कई परिस्थितियों में हम दो स्थान से अच्छी बातें भी समझ सकते हैं, लेकिन भौतिकता के मामले में देखा जाए या समाज के मामले में देखा जाए, मन के मामले में देखा जाए, तो हम 8वें और 12वें में चंद्र के जाने को अच्छा नहीं मानते हैं, और वहां पर चंद्र पीड़ित ही माना जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में मन में विचलन होता है, मन बेचैन रहता है, बेसिर पैर की बातों के बारे में जातक सोचता है, जिन बातों से कोई लेना देना नहीं होता उनके बारे में सोचता है। बेचैनी बढ़ती चली जाती है, और बेचैनी बढ़ने के कारण भी अपने आप बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां चंद्र दो स्थान में गया हो, जब चंद्र की अन्य ग्रहों के साथ युति बनती हो, तो कौन से ग्रह? क्रूर ग्रह। चंद्र पीड़ित तभी होगा जब क्रूर ग्रहों के साथ युति बनती हो। अब क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं? क्रूर ग्रह सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, यह सब क्रूर ग्रह हैं। गुरु, शुक्र और बुध यदि अकेले हैं तो वह शुभ ग्रह है, लेकिन अशुभ चंद्र के साथ यदि बुध बैठ जाता है तो बुध भी अशुभ कहलाता है। यानी अमावस्या के आसपास का चंद्र हो और बुध के साथ बैठ गया हो तो बुध को भी वह पीड़ित कर देता है, यानी उसको भी अशुभ बना देता है, क्योंकि बुध की प्रकृति है शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ। तो हम यहां बुध को चूंकि शुभ मानते हैं, इसलिए चंद्र के साथ आने की स्थिति को हम नहीं देखेंगे, हम क्रूर ग्रहों की स्थिति को देखेंगे। यदि क्रूर ग्रहों के साथ युति बनती है, यानी सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य के साथ यदि युति बनती है, तो जातक के जीवन में अहंकार, तो अहंकार मन की एक वृत्ति है, वाणी कटु हो जाना। सूर्य मन में तेज पैदा कर रहा है, वाणी में भी तेज पैदा कर रहा है, लेकिन वह तेज पीड़ा वाला तेज हो सकता है, तो वाणी कटु हो सकती है। तो जातक के जीवन में कटु वाणी की बात कर सकते हैं, अहंकार की बात कर सकते हैं, अहम की भावना आ सकती है जातक, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार की भावना जातक के अंदर आ सकती है। और यदि मंगल के साथ युति की बात करें तो मंगल के साथ युति में जातक के जीवन में हम भय देख सकते हैं। यदि मंगल भी कमजोर है तो भय देखेंगे, और यदि मंगल मजबूत है तो हम अतिवादिता देख सकते हैं, क्रोध की भावना अधिक देख सकते हैं। परिस्थितियां दोनों में ही मन की पीड़ा तो दिखाई देगी ही देगी। जीवन में और बहुत से फल अच्छे प्राप्त होंगे, लेकिन मन की पीड़ा यहां चंद्र के कमजोर होने से दिखाई देती है, क्योंकि चंद्र यहां पीड़ित हो रहा है। अब यह छोटी पीड़ा है। अब ऐसे में यदि अन्य क्रूर ग्रहों से दृष्ट भी हो जाए तो वह बड़ी पीड़ाएं होंगी। तब हम इन बातों को और अधिक जातक के जीवन में समझ सकते हैं कि वह और अधिक पीड़ित हो जाएगा। फिर यदि हम शनि के साथ में चंद्र की युति देखें तो इसे ज्योतिष शास्त्र में विष योग भी कहा जाता है, लेकिन विष योग हर समय जातक के जीवन में कुछ गलत घटित करेगा ऐसा नहीं है। कुंडली में स्थिति परिस्थिति को देखते हुए इस विष योग को हम विश्लेषित करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें जातक के जीवन में अवश्य होती है। नंबर 1,
जातक एकांतवादी हो जाता है, कम मित्रता करने की उसमें प्रवृत्ति आ जाती है, तो एकांतवादी होने की, अकेला रहने की, अकेलापन महसूस करने की, यह सब बातें जातक के जीवन में आ जाती हैं। घर के सभी लोग आसपास हैं, अपने सभी चहेते आसपास हैं, लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां तभी होती हैं जब चंद्र शनि के साथ होता है। तो यह भी एक विकट परिस्थिति है जातक के जीवन में, चंद्र पीड़ित है। फिर यदि चंद्र की युति राहु के साथ हो जाए तो हम बीमारियों की बात करते हैं, मन के भ्रमित रहने की बात करते हैं, मिर्गी, हिस्टीरिया, इस प्रकार की बीमारियों की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं। क्योंकि यहाँ चंद्र राहु के साथ युति बना रहा है, लेकिन केतु से दृष्ट भी हो रहा है। और यदि एकाध ग्रह और इसको दृष्टि दे दे, अशुभ या क्रूर, कुंडली में अशुभ ग्रह, अशुभ भावों का स्वामी ग्रह या क्रूर ग्रह भी दृष्टि दे दें ऐसी परिस्थितियों में, तब जातक के जीवन में डिप्रेशन की और पागलपन की स्थिति भी देखते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जातक आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है, तब भी हम चंद्र के पीड़ित होने की बात करते हैं। जब मन हार जाता है, जब मन पीड़ित हो जाता है, तभी जातक आत्महत्या की बात सोचता है। मन यदि मजबूत है तो इस प्रकार की बातें जातक के जीवन में होती ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। फिर यदि केतु के साथ हम इसकी युति को समझें, तो केतु के साथ युति जातक के जीवन में बहुत सी अच्छी घटनाओं को जन्म देती है, लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं यह परेशानियां भी देती है। जातक अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, आप जातक को समझ ही नहीं सकते हैं। कभी ऐसा बोलना है तो कभी ऐसा बोलना है। मन लगातार अपनी परिस्थितियों को बदलता रहता है। केतु के साथ होने में यह होता है। फिर केतु जातक को वैराग्य देता है। यदि चंद्र के साथ बैठ गया तो जातक के मन में वैराग्य की भावना आने लगती है, संन्यास की भावना आने लगती है, दुनिया से दूर जाने की भावना आने लगती है। और ऐसी ही परिस्थितियां कई बार जातक को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती है। तो चंद्र को समझना आवश्यक है। यदि चंद्र पाप कर्तरी में हो, यानी चंद्र के दोनों ओर, चंद्र से पहले वाले भाव में और चंद्र के बाद वाले भाव में पाप ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, तब भी हम चंद्र की पीड़ा को समझ सकते हैं, अधिक मात्रा में समझ सकते हैं। अब इन सभी पीड़ाओं को यदि हम अलग अलग करके देखें तो हम छोटी छोटी पीड़ाओं को जातक के जीवन में समझते हैं। कहीं किसी ग्रह से युति बन रही है, कहीं किसी ग्रह से दृष्ट है, निर्बल होकर बैठा हुआ है, किसी भाव में वह मृत अवस्था में बैठा हुआ है, तब भी चंद्र पीड़ित है, निर्बल है। तो हम ऐसी परिस्थितियों में जातक के जीवन में छोटी मोटी बातों को समझते हैं, छोटी मोटी घटनाओं को समझते हैं। लेकिन यदि यह पीड़ा बढ़ जाए, कई प्रकार से चंद्र पीड़ित हो जाए, 2 या 2 से अधिक ग्रहों से पीड़ित हो जाए, या 2 या 2 से अधिक बातों से पीड़ित हो जाए, निर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए, पीड़ित भी हो जाए, ऐसी परिस्थितियों में हम जातक के जीवन में बड़ी घटनाओं की बात करते हैं जो कि चंद्र से संबंधित है। और यह पूर्व के वीडियो में हमने सभी स्थितियों को समझ लिया है। तो इस प्रकार की स्थितियों को, जो कि हमने पूर्व के वीडियो में बात की है, आप जातक के जीवन में घटित होते हुए देख सकते हैं। डिप्रेशन, अवसाद जिसे कहते हैं, खून से संबंधित बीमारियां, एनीमिया, खून बनना ही बंद हो गया, जातक को डायलिसिस पर जाना पड़ता है। डायलिसिस की जो फ्रीक्वेंसी है वह लगातार बढ़ती चली जा रही है। पहले 15 दिन में होता था, फिर 10 दिन में होने लगा, फिर 5 दिन में होने लगा। ऐसी स्थिति में जातक लगातार डूबता चला जा रहा है, जातक कोमा में जा रहा है। सभी परिस्थितियों में चंद्र जब बहुत अधिक पीड़ा में होता है, तब हम इन सब बातों को समझते हैं। अब प्रश्न आता है कि चंद्र के लिए उपाय क्या करने चाहिए। उपाय सभी ज्योतिष शास्त्री बताते हैं, सभी शास्त्रोक्त उपाय आप लोगों के समक्ष आते रहते हैं, जिसके अंतर्गत आप चंद्र की उपासना की बात करते हैं, भगवान शिव की उपासना की बात करते हैं, सोमवार के व्रत की बात भी करते हैं, चंद्र से संबंधित रत्न मोती है, मोती के पहनने की बात भी करते हैं, चंद्र से संबंधित दानों की बात भी करते हैं कि चंद्र से संबंधित कौन से दान होते हैं, वह दान भी दिए जाए। चंद्र से संबंधित यंत्र बनवाया जाता है, अभिमंत्रित करके गले में पहना जाता है, तब भी आपको अच्छे फल प्राप्त होते हैं। चंद्र से संबंधित जड़ को अभिमंत्रित करके गले में धारण करने से भी अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तो चंद्र की पीड़ाएं कम होती हैं, चंद्र की अशुभता कम होती है,
और चंद्र की जो निर्बलता है वह भी कम होती है। चंद्र को बलि बनाने के लिए हम यह कार्य करते हैं। अब इन कार्यों को करने के लिए कौन से शास्त्र उपाय हैं? तो यदि हम चंद्र की उपासना की बात करें तो चंद्र उपासना के लिए कुछ मंत्रों का शास्त्र में विधान है। तो सबसे पहला उपाय तो हम यह जानते हैं कि यदि आपकी कुंडली में चंद्र खराब है, अशुभ है, निर्बल है, तो उसे बलि बनाने के लिए, उसके अच्छे फल प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव की उपासना के साथ साथ आप प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक आप पंचामृत से करें, बहुत अच्छी बात है। आप छोटी सी कटोरी में पंचामृत बना लें, पंचामृत बनाकर मंदिर में जाएं, शिवलिंग का अभिषेक सर्वप्रथम पंचामृत से करें। तदुपरांत साथ में आप एक जल का लोटा लेकर जो गए हैं, जिसके अंदर आपने थोड़ा सा दूध मिला के रखा हुआ है, उस लोटे से आप शिवलिंग को अच्छे से धो दें, आधे पानी से धो दें, और बाकी का आधा जल आप अभिषेक करते हुए भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए पूरा का पूरा जल आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। वहाँ आप धूप बत्ती लगाएं, धूप दीप लगाएं, माला चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, यह सभी क्रियाएं आप अवश्य करें। और यह कार्य आपको प्रत्येक सोमवार करना है। इससे आपके चंद्र को मजबूती प्रदान होती है, क्योंकि चंद्र भगवान शिव के माथे पर विराजमान है। तो आपकी कुंडली में यदि चंद्र खराब है तो इस क्रिया से आप चंद्र को बल दे सकते हैं। दूसरा उपाय हम जो करते हैं वह चंद्र की उपासना होती है। तो चंद्र की उपासना के लिए हम कुछ मंत्रों का प्रयोग करते हैं, जो शास्त्रोक्त मंत्र होते हैं, हम उन मंत्रों का प्रयोग करते हैं। जहां एक और तांत्रोक्त मंत्र भी है, जिसे हम बीज मंत्र के साथ में जोड़कर पढ़ते हैं। दूसरी ओर चंद्र से संबंधित एक गायत्री मंत्र भी है, जिसे हम चंद्र गायत्री मंत्र कहते हैं। हम इसका उच्चारण अभी आपको करके दिखाएंगे। पहले हम उपायों की पूरी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जब हम बात करते हैं पाठों की, कि कौन से पाठ होते हैं जो चंद्र को बलि बनाने के लिए, चंद्र को मजबूत करने के लिए, चंद्र को अशुभता से बाहर लाने के लिए हम कर सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप करते हैं तो आपके चंद्र को बल प्रदान होता है, आपके चंद्र से आपको अच्छे फल प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी चंद्र को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। फिर कुछ परिस्थितियों में, जहां कुंडली में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां हम चांदी का कड़ा या चांदी का छल्ला पहन लेते हैं, तो वहां भी आपके चंद्र को बल प्राप्त होता है, चंद्र बलि बनता है। यह सब क्रियाएं आप करके चंद्र को बलि बना सकते हैं। जब बात आती है रत्न की, मोती की, तो उसके लिए कुंडली में यह देख लेना आवश्यक है कि चंद्र लग्न का मित्र है या नहीं। हालांकि चंद्र सभी लग्नों में मोती को पहनने की आज्ञा देता है, लेकिन कहीं कहीं जब तात्कालिक रूप से शत्रुता हो जाती है किसी ग्रह की, जिस राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है उसके स्वामी ग्रह की तात्कालिक रूप से यदि शत्रुता हो जाती है तो वह शत्रु ही बन जाता है। ऐसी परिस्थितियों में चंद्र का मोती पहनना भी नुकसानदायक होता है। यदि पहले से ही आपको सर्दी से संबंधित रोग है, चंद्र से संबंधित रोग है, और आपके पास में कुंडली नहीं है, तो मोती पहनने से बचें। आप उपासना करें, उपासना के द्वारा अपने चंद्र को बलि करें और चंद्र के फलों को अच्छा बनाएं। यह उपासना के द्वारा ही संभव है। नग को सिर्फ तभी पहने जब आप कुंडली में चंद्र की स्थिति, परिस्थिति, राशि सब कुछ समझ जाएं, तभी नग पहनने की आप हिम्मत दिखाएं, अन्यथा नग पहनने से बचें। अब हम यह बात करेंगे, यदि हम चंद्र की उपासना करते हैं तो चंद्र की उपासना में हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हमने कहा कि आप भगवान शिव की आराधना करें, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। आप पूर्णिमा के चांद को खीर चढ़ा सकते हैं। पूर्णिमा पर आप खीर बनाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। आपके यहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, वहाँ जाएं, वहाँ उन्हें चढ़ाएं। यदि आपके आसपास आपको विष्णु मंदिर नहीं मिलता है तो आप इस खीर को पीपल के पेड़ पर भी उनके निमित्त चढ़ा सकते हैं।
पूर्णिमा के चांद के दर्शन करें, उसके समक्ष बैठें और यदि संभव हो तो वहां उससे संबंधित जो चंद्र के मंत्र हैं उन मंत्रों का जाप आप वहीं बैठकर करें। नित्य अपनी पूजा में करें, वह तो आपको करने ही है, लेकिन यदि पूर्णिमा के चांद के समक्ष बैठकर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो वहां से भी आपके मन और चांद इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है वह बल देने वाला होता है। तो आप इन मंत्रों का जाप पूर्णिमा के चांद के सामने बैठकर भी कर सकते हैं। चांद आपके ऊपर है, आप नीचे बैठे हुए हैं, तब भी हम उसे आपके समक्ष ही कहेंगे। उसकी जो रोशनी है, जो चांदनी है, उसके अंदर आप बैठकर जब इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होते हैं। इन मंत्रों का जाप आप ग्रहण काल में भी कर सकते हैं, वहां आपको और अधिक फल प्राप्त होंगे। ग्रहण काल यानी कि जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है उस समय की बात हो रही है। अन्यथा सामान्य तौर पर आप नित्य नियम से अपनी पूजा में बैठकर इन मंत्रों का जाप करें। हम आपको मंत्र बताते हैं और उच्चारण करके यहाँ मंत्र हम आपको बताएंगे, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा विधान है कि मंत्र पढ़कर नहीं सुनकर लेना चाहिए। हम यहाँ आप लोगों के द्वारा स्थापित गुरु तो नहीं है और ना ही हमारी ऐसी शक्तियाँ हैं कि हम आपको मंत्र दे सकें। हम यहाँ बीज मंत्र नहीं दे रहे हैं, शास्त्रोक्त मंत्र का उच्चारण आपको बता रहे हैं। तो आप इस उच्चारण को सुनिए। यदि आपके गुरु हैं उन्हें ध्यान में रख के आप सुनिए और इस मंत्र को जैसा हम उच्चारित कर रहे हैं ऐसा ही आप उच्चारित करें और इसकी एक माला कम से कम प्रतिदिन करें। जो पहला मंत्र हम आपको तांत्रोक्त मंत्र बता रहे हैं वह आप ध्यान से सुनिएगा। ओम श्राम श्रीं श्रौं स चंद्रमसे नमः। पुनः सुनिएगा। ओम श्राम श्रीं श्रौं स चंद्रमसे नमः। दूसरा मंत्र इसका चंद्र गायत्री मंत्र है, आप उसका भी उच्चारण ध्यान से सुनिएगा। यदि आपका उच्चारण सही है तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत सही ढंग से आपके संबंधित ग्रह से जुड़ जाती है। मंत्र का उच्चारण सुनिएगा। ओम पद्मध्वजाय विद्महे हेमरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। पुनः सुनिएगा। ओम पद्मध्वजाय विद्महे हेमरूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। आप इन दोनों मंत्रों में से कोई भी मंत्र चंद्र को बलि बनाने के लिए जाप कर सकते हैं या आप दोनों मंत्रों का ही जाप कर सकते हैं। कम से कम जाप आपका 108 बार होना चाहिए, यानी कि एक माला, और अधिक से अधिक की कोई संख्या निर्धारित नहीं है। ग्रहण काल में आप इसके 11,000 जप करके आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि आप एक ही बार में बहुत सी बातें अपने जीवन में सुधार सकते हैं। तो यह था हमारा विवेचन चंद्रमा का कुंडली में और उससे संबंधित उपाय। यहाँ यदि आपको लगता है कि हमने जो भी जानकारी आपके समक्ष रखी है वह उपयोगी है, आप लोगों को समझ में आ रही है और आप इसे करने के उपरांत अपने जीवन की बहुत सी परेशानियों से बच पा रहे हैं, निजात पा रहे हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस, आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप हमसे कैसे पूछेंगे? हम हमेशा बताते हैं, संपर्क के किसी भी माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क स्थापित करके अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। ज्ञान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी देने के लिए
हम आपसे किसी भी प्रकार के शुल्क की बात नहीं करेंगे। आज हमने जो वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, इस वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछें। आप इस वीडियो के बाद में 20 वीडियो निकल जाएंगे, तब आप इसके कमेंट बॉक्स में पूछेंगे या किसी अन्य वीडियो के कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, तो हो सकता है आपको उत्तर थोड़ा विलंब से मिले, लेकिन मिलेगा अवश्य। यह हमारा आपसे वादा है। अगले वीडियो में हम उन बातों को समझेंगे जहां हम चंद्र की खराब परिस्थितियों में कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो हमारे जीवन में चंद्र को और अधिक खराब कर देते हैं, चंद्र से संबंधित और अधिक खराब फल देने शुरू कर देते हैं। तो ऐसी वह कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए, जिन गलतियों को हमें नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम एक बहुत ही छोटा सा वीडियो इसके तुरंत बाद बनाने वाले हैं। वहाँ हम यह समझेंगे कि हमको वह कौन सी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए जब हम चंद्र की उपासना कर रहे हैं या जीवन में चंद्र के अच्छे फल प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि चंद्र से संबंधित कई ऐसे कार्य होते हैं, कई ऐसे व्यवसाय होते हैं जहाँ आप सफलता चाहते हैं, लेकिन आपसे एक गलती हो ही जाती है। गलतियाँ बहुत सी हैं जिनके कारण से हमारा चंद्र खराब होता है। तो इन सब गलतियों की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं